महाराणा कुंभा। इसके अंतर्गत आज हम राजपूत राज्यों के साथ कुंभा के संबंध का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि मारवाड़ के साथ कुंभा के संबंध किस प्रकार के रहे थे। कि महाराणा लाखा द्वारा मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह करने की घटना से लेकर 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या तक का के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और रणमल की मृत्यु के बाद कुंभा का ताऊ तथा महाराणा लाखा का बड़ा पुत्र चुंडा कुंभा का मुख्य सलाहकार बना और उसका प्रथम कार्य मारवाड़ के राठौड़ों से प्रतिशोध लेने के लिए मारवाड़ पर अधिकार करना था। इस समय परिस्थितियां भी उसी के अनुकूल थी और पिछले 3 वर्षों से रणमल अपनी सेना व सरदारों के साथ मेवाड़ में ही ठहरा हुआ था और रणमल की हत्या के समय उसने बहुत से सरदारों को भी मौत के घाट उतार दिया था। अतः नेतृत्व विहीन मारवाड़ पर अधिकार करना बहुत ज्यादा आसान था और ऐसी स्थिति में चुंडा ने सेना सहित मारवाड़ पर आक्रमण कर उसकी राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मारवाड़ के प्रसिद्ध नगरों पर भी मेवाड़ का अधिकार हो गया और चुंडा ने मारवाड़ का दायित्व कुंतल को सौंपकर स्वयं मेवाड़ चला गया। रणमल की हत्या के समय उसका पुत्र जोधा अपने कुछ भाइयों और सरदारों के साथ चित्तौड़ से भाग निकला और मेवाड़ी सेनाओं ने उसका पीछा कर उसे मारवाड़ की सीमा के पास बीकानेर की तरफ खदेड़ दिया और जोधा ने बीकानेर से 20 मील दूर स्थित काहुनी नामक गांव में शरण ली और जोधा ने वहां अपनी शक्ति संकृत कर अनेक बार मंडोर को अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन जोधा ने भी हिम्मत नहीं हारी। लगभग 15 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद में उसने अपनी कूटनीति से कुंभा के सरदारों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास जो आरंभ किया और ऐसे सरदारों में जोधा को हरबू सांखला का सहयोग मिला और हरबू सांखला के सहयोग से जोधा की स्थिति में काफी सुधार हुआ। नए घोड़े खरीदे गए तथा चौहानों और भाटी राजपूत सरदारों के सहयोग से एक छोटी सेना संगठित कर ली गई। इस प्रकार से अब जोधा महाराणा कुंभा को चुनौती देने के लिए तैयार हो गया। जिस समय महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात के सुल्तानों के संघर्ष में उलझा हुआ था, जोधा ने मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। 1454 ईस्वी के आसपास उसने मंडोर पर अधिकार कर लिया तथा मंडोर में तैनात सिसोदिया सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही दिनों में जोधा ने अपने पैतृक राज्य का अधिकांश भाग जो थी वो भी अपने अधिकार में ले लिया और कुंभा ने बार बार जोधा के विरुद्ध सैनिक अभियान किया, किंतु वह जोधा को अभी तक पराजित नहीं कर सका। अब तो जोधा ने मेवाड़ के गोड़वाड़ क्षेत्र पर धावे मारने शुरू कर दिए, जिससे मेवाड़ को काफी हानि पहुंचने लगी और अतः मालवा और गुजरात की सेनाओं का दबाव कम होने पर स्वयं कुंभा जोधा के विरुद्ध आगे बढ़ा और पाली के निकट दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई। मेवाड़ और मारवाड़ की ख्यात जो उन्होंने पक्षपात पूर्ण वर्णन दिया, जिसमें स्वीकार नहीं किया जा सका और इस अवसर पर कुंभा और जोधा ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया तथा अपनी पुरानी शत्रुता और वैमनस्य को समाप्त कर दोनों ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं तय कर दी गई और इस अवसर दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में कर दिया। तो इस प्रकार से मारवाड़ और मेवाड़ जो है उन दोनों के संबंध जो है अब क्या हो गए, बड़े ही मैत्रीपूर्ण हो गए, जबकि पहले से क्या है एकदम संघर्षपूर्ण चल रहे थे, लेकिन अब मैत्रीपूर्ण हो गए। वस्तुतः जोधा के विरुद्ध मेवाड़ी सेनाओं की निरंतर असफलता और मालवा तथा गुजरात की सेनाओं के मेवाड़ पर निरंतर आक्रमणों के कारण कुंभा ने यह अनुभव कर लिया कि जोधा से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने में ही राज्य का कल्याण है और इसीलिए कुंभा ने जोधा के साथ ये समझौता कर लिया था और इसके माध्यम से दोनों के मध्य महत्वपूर्ण संबंध बन गए। दूसरा आता है बूंदी के साथ संबंध। ये शूरवीर हाड़ा राजपूतों की भूमि हाड़ौती, मेवाड़, मालवा और दिल्ली के मध्य स्थित थी। अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण इसे तीनों ओर से अतिक्रमण का दबाव सहना पड़ रहा था, किंतु हाड़ा राजपूत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते थे और जब वे अपने शत्रु को शक्तिशाली पाते तो उसे सोना चांदी देकर विदा करने का प्रयास करते थे। और बूंदी के राजा बैरीसाल ने मालवा के सुल्तान होशंग शाह को गागरोन जीतने में सहयोग दिया था और कुंभा के शासनकाल के प्रारंभ में रणमल ने बूंदी पर आक्रमण कर मांडलगढ़ को अपने अधिकार में किया था तथा बूंदी ने मेवाड़ की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी। यद्यपि मालवा का सुल्तान महमूद खलजी इससे अत्यधिक रुष्ट हुआ, किंतु आंतरिक समस्याओं में उलझे रहने के कारण वह उस समय कोई कदम नहीं उठा सका और 1442 ईस्वी में महमूद ने हाड़ौती पर सैनिक अभियान किया। इस अभियान का परिणाम क्या हुआ निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु कुंभा जो कि ये संदेश
संदेह हो गया कि बूंदी मालवा के पक्ष में चला गया है, अतः महमूद खलजी के लौटते ही कुंभा ने हाड़ौती पर आक्रमण कर अपनी प्रभुसत्ता फिर से स्थापित कर ली। 1446 ईस्वी में महमूद खलजी ने हाड़ौती पर आक्रमण किया, किंतु कुंभा ने हाड़ाओं की कोई सहायता नहीं की और महमूद खलजी ने हाड़ाओं में फूट पैदा कर लाभ उठाने की सोची। बैरीसाल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भाणदेव की इच्छा के विरुद्ध कोटा का राज्य अपने छोटे पुत्र सांडा को दे दिया और सांडा गुप्त रूप से महाराणा कुंभा से मिला हुआ था। अतः 1448-49 ईस्वी के मध्य महमूद खलजी ने कोटा पर आक्रमण कर सांडा को पच्युत करके कोटा का शासन भाणदेव को सौंप दिया। इस अवसर पर भी कुंभा ने सांडा की कोई सहायता नहीं की। यद्यपि बैरीसाल चाहे दिखावे के तौर पर ही सही कुंभा के पक्ष में बना हुआ था और महमूद के लौटते ही बैरीसाल ने महमूद द्वारा तैनात सीमांत अधिकारियों को खदेड़ दिया। इससे क्रुद्ध होकर महमूद खिलजी ने 1457-58 ईस्वी में के मध्य बूंदी पर भीषण आक्रमण किया और बैरीसाल लड़ता हुआ मारा गया। उसके 2 पुत्रों को मुसलमान बना दिया गया और भाणदेव, जो कि प्रारंभ से ही मालवा के पक्ष में था, उसको बूंदी का राज्य सौंप दिया गया और भाणदेव 1503 तक बूंदी पर शासन करता रहा। बूंदी के हाड़ाओं के प्रति कुंभा की नीति की समीक्षा करते हुए डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे जो उन्होंने लिखा है कि हाड़ाओं के प्रति कुंभा की नीति प्रारंभ से ही दोषपूर्ण रही, जिसके परिणामस्वरूप कुंभा को न केवल मांडलगढ़ से हाथ धोना पड़ा अपितु हाड़ाओं की स्वामी भक्ति से भी वंचित होना पड़ा था। किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो उन्होंने लिखा है कि कुंभा ने बूंदी के शासक को खिराज गुजार घोषित कर उसे अपने राज्य का स्वामी रहने दिया और मेवाड़ के सीमांत भाग में मित्र राज्य रखकर कुंभा ने अपनी विचारशील नीति का परिचय दिया। डॉक्टर शर्मा का कथन उचित दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बूंदी के शासक मेवाड़ के खिराज गुजार थे, तो फिर कुंभा ने हाड़ाओं की सहायता क्यों नहीं की और क्या इसे विचारशील नीति नहीं कहा जाए? तो इस प्रकार से बूंदी और आपके मारवाड़ जो उसके संबंध रहे थे, मेवाड़ जो उसके संबंध रहे थे। अगली बात आती कि सिरोही के साथ संबंध किस प्रकार के रहेंगे कि देवड़ा चौहान राजपूतों ने महाराव लुम्बा के नेतृत्व में अर्बुदाचल की पहाड़ी क्षेत्र पर 1311 ईस्वी के आसपास अपना अधिकार स्थापित किया और 1405 ईस्वी में महाराव शिवभान ने शिवपुरी नामक नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। शिवभान के पुत्र सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया और सहसमल की मृत्यु के बाद 1451 ईस्वी में महाराणा लाखा सिरोही का शासक बना। सहसमल और लाखा महाराणा कुंभा के शासन यानी कि उसके समकालीन थे और महाराव सहसमल एक प्रतिभाशाली एवं अवसरवादी शासक था। मेवाड़ में महाराणा मोकल की हत्या से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर उसने मेवाड़ राज्य के पिंडवाड़ा और उसके आसपास का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। इस पर महाराणा कुंभा ने अपने डोडिया सरदार नरसिंह को सेना सहित सिरोही की तरफ भेजा, किंतु अपने क्षेत्र को फिर से हस्तगत करने का तो कुंभा का बहाना मात्र था। कुंभा तो इस बहाने की ओट में आबू और उसके आसपास के क्षेत्र जो उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता था और अपनी एक सुदृढ़ सीमा चौकी स्थापित करना चाहता था, ताकि गुजरात की ओर से होने वाले आक्रमण जो उनके विरुद्ध अवरोध खड़ा किया जा सके। और सहसमल मेवाड़ी सेना से पराजित हुआ और उसे बसंतगढ़, भूला तथा पूर्वी सिरोही के आबू के आसपास का क्षेत्र कुंभा को सौंपना पड़ा और कुंभा की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। डॉक्टर ओझा और हरविलास शारदा के अनुसार कुंभा ने इस समय तक आबू भी अपने अधिकार में ले लिया था। यद्यपि सहसमल ने परिस्थितियों से विवश होकर कुंभा जो उसकी अधीनता तो स्वीकार कर ली, किंतु वह इस आधिपत्य से मुक्त होना चाहता था। अतः उसने अपने सामंतों को मेवाड़ी अधिकारियों को खदेड़ने हेतु प्रोत्साहित किया और आबू के देवड़ा चौहान ने मेवाड़ी अधिकारियों को बहुत ज्यादा परेशान किया। तब कुंभा ने आबू पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और आबू से निष्कासित होकर चुंडा और डोंगर सिरोही चले गए, ताकि सहसमल के सैनिक सहयोग प्राप्त कर फिर से आबू पर अधिकार किया जा सके। परंतु सहसमल ने उन्हें कोई भी सहायता नहीं दी थी और सहसमल की मृत्यु के बाद महाराव लाखा सिरोही की गद्दी पर बैठे, जो कि कुंभा का दामाद था और इसीलिए चुंडा और डूंगर का महाराव लाखा से सहायता की आशा करना व्यर्थ था। अब आबू के देवड़ा चौहान ने गुजरात के सुल्तान से सहायता मांगी और गुजरात के सुल्तान ने 3 बार सिरोही की ओर सैनिक अभियान किया, किंतु कुंभा के जीवन काल में वे आबू को अधिकृत नहीं कर सका और आबू पर महाराणा कुंभा का अधिकार बना रहा। अगला बिंदु आता मेरों का दमन।
कि मेर लोग मेवाड़ के बदनौर और उसके आसपास के क्षेत्र में बसे हुए थे। यद्यपि मेर जो थे वो बहुत ही उपद्रवी जाति थी, फिर भी महाराणा लाखा के शासनकाल में वे मेवाड़ की प्रजा बन गए थे और महाराणा कुंभा के शासन के प्रारंभ में उन्होंने विद्रोह कर मेवाड़ से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। मेरों के नेता मुनीर को अपने इस स्वतंत्रता संघर्ष में कुंभा के शत्रु मुस्लिम राज्यों मालवा और गुजरात से सहयोग एवं सहायता मिलने की आशा थी। इसीलिए उन्होंने कुंभा के विरुद्ध बगावत की थी और कुंभा ने मेरों के विद्रोह का दमन करने के लिए राव सुल्तान को भेजा, जिसने कठोरता से मेरों के विद्रोह का दमन कर इस क्षेत्र पर मेवाड़ की सत्ता फिर से स्थापित की और मालवा और गुजरात के सुल्तानों से किसी प्रकार की सहायता न मिलने से मुनीर की आशंकाओं का या आशाएं जो उनके ऊपर पानी फिर गया था। अगली बात आती डूंगरपुर और मेवाड़ के संबंध किस प्रकार कि डूंगरपुर और जावर का क्षेत्र मेवाड़ के अधीन था, किंतु महाराणा मोकल के समय उसकी अल्प व्यवस्था का लाभ उठाकर डूंगरपुर के शासक रावल गोपीनाथ ने मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर लिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। महाराणा मोकल के शासनकाल तक वह स्वतंत्र बना रहा, किंतु कुंभा ने अपने सिंहासनारोहण के बाद 1446 ईस्वी में डूंगरपुर को फिर से मेवाड़ की अधीनता में लाने के लिए इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कुंभा के आने की सूचना मिलते ही रावल गोपीनाथ अपना राज्य छोड़कर भाग गया। कुंभा ने डूंगरपुर को मेवाड़ राज्य में शामिल कर लिया। यद्यपि डूंगरपुर अपने लंबे समय तक मेवाड़ राज्य का अंग बना रहा, किंतु यहाँ के शासक निरंतर मेवाड़ से स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे थे। अगला बिंदु आता है पूर्वी राजस्थान और मेवाड़ कि पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र जिसमें जयपुर, अलवर, टोंक और सवाई माधोपुर दिल्ली के निकट होने से कहा जाता है कि इनका बहुत ज्यादा महत्व था और दिल्ली, मालवा और ग्वालियर के शासक हमेशा इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे और इस क्षेत्र के कछावा राजपूत भी इस क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सत्ता जो उसको बनाए रखना चाहते थे। चौहानों की शक्ति समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र पर मुसलमान जो उनका प्रभाव बढ़ता गया। बयाना और मेवात के क्षेत्र को पिछले कई वर्षों से मुसलमान के अधिकार में थे और रणथंभौर जैसे शक्तिशाली दुर्ग पर मालवा के सुल्तान ने अधिकार जमा रखा था और कुंभा इस क्षेत्र को मुसलमानों के प्रभाव से मुक्त कराकर अपने प्रभाव में लेना चाहता था ताकि दिल्ली की ओर से होने वाले आक्रमण जो उनसे मेवाड़ की रक्षा की जा सके। अतः कुंभा ने इस क्षेत्र पर बार बार सैनिक अभियान किए और 1442 ईस्वी में उसने मालवा के सुल्तान से रणथंभौर का दुर्ग छीन लिया और इसी समय कायम खानी मुसलमानों ने कच्छावा शासक उद्रण को परास्त कर कच्छाओं की राजधानी आमेर पर भी अधिकार कर लिया। इस पर कुंभा ने आमेर पर आक्रमण कर मुसलमानों को परास्त कर दिया तथा उन्हें वहां से खदेड़ दिया। कुंभा ने आमेर का राज्य फिर से उद्रण को सौंप दिया। संभवतः अलवर और टोंक कुंभा के अधिकार में आ गए थे। अगला बात आती कुंभा की मृत्यु कि महाराणा कुंभा के अंतिम दिन बड़े कष्ट में बीते। उन्हें उन्माद रोग हो गया था और वे अपना अधिकांश समय भामादेव के निकटवर्ती जलाशय पर बिताया करते थे और 1468 ईस्वी में एक दिन जब कुंभा जलाशय के तट पर भगवत भक्ति में मग्न थे, उन्हीं के बड़े पुत्र उदयकर्ण उदा ने उनकी हत्या कर दी और उदा के इस जघन्य कर्म का संभवतः ये कारण था कि उसे इस बात का संदेह हो गया था कहीं उसका पिता उसके छोटे भाई रायमल को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत न कर दे। डॉक्टर दशरथ शर्मा का भी मानना यह है कि उदा सिंहासन पर बैठने की प्रतीक्षा में थक गया था और कुछ विद्वानों की मान्यता यह है कि कुंभा के चाचाओं ने उदा को इस जघन्य अपराध करने के लिए उकसाया